हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर मनन परिक। आई एम अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट कृष्वी आईवीएफ, साउथ भोपाल, अहमदाबाद। आज हम बात करेंगे सीमेन रिपोर्ट के बारे में और उसकी एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि सीमेन प्रोडक्शन में करीब 70 to 75 डेज़ लगते हैं और ये स्पर्म को उनकी स्टोरेज साइट तक पहुँचने में करीब 30 से 35 दिन लगते हैं। तो टोटल सीमेन प्रोडक्शन और स्पर्म मैच्योरेशन को करीब 100 से 110 दिन जितना टाइम लगता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर सीमेन रिपोर्ट में कोई एबनॉर्मलिटी है और उसके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट दी गई है तो वो ट्रीटमेंट आपको करीब 3 से 6 महीने तक लेनी पड़ती है, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जो स्पर्म प्रोडक्शन और उसके मैच्योरेशन में लगता है। और अगर 6 महीने के बाद भी आपके सीमेन पैरामीटर्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली कोई एडवांस ट्रीटमेंट जैसे कि आईवीएफ विथ इक्सी के लिए को ऑप्ट करना पड़ेगा। सीमेन रिपोर्ट मेल इनफर्टिलिटी एवोल्यूशन का सबसे पहला स्टेप होता है। अगर सीमेन रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आगे आपको और टेस्ट और एवोल्यूशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। अगर सीमेन रिपोर्ट नॉर्मल है तो आगे कोई और टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती। तो सीमेन रिपोर्ट के 3 पैरामीटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से सबसे पहला पैरामीटर है स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट आपका 15 मिलियन पर ml से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 15 मिलियन पर ml से ज़्यादा है तो इसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर स्पर्म काउंट 15 मिलियन से कम है तो उसको ओलिगोज़ूसपर्मिया कहते हैं। अगर ये काउंट 5 मिलियन से कम है तो इसको सीवियर ओलिगोज़ूसपर्मिया कहते हैं। अगर ये 5 से 10 मिलियन के बीच में है तो इसको मॉडरेट ओलिगोज़ूसपर्मिया कहते हैं। और अगर ये काउंट 10 से 15 के बीच में है तो इसको बोलते हैं माइल्ड ओलिगोज़ूसपर्मिया। अगर आपके सीमेन की विस्कोसिटी कम है, मतलब कि वो कम गाढ़ा है और पानी जैसा है, या तो उसका वॉल्यूम बहुत कम है, 1 ml से भी कम वॉल्यूम है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो स्पर्म काउंट है वो कम होगा। दूसरा पैरामीटर है स्पर्म की मोटिलिटी। मोटिलिटी में हम प्रोग्रेसिव मोटिलिटी देखते हैं, नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी या टोटल मोटिलिटी नहीं देखी जाती। अगर प्रोग्रेसिव मोटिलिटी 35% से ज़्यादा है तो उसको नॉर्मल मोटिलिटी माना जाता है। स्पर्म की मोटिलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? जब इजैकुलेशन के बाद सीमेन वजाइना में डिपॉजिट होता है तो वहाँ से स्पर्म को एक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब के एंड तक पहुँचना पड़ता है जहाँ एग होता है, और ये फैलोपियन ट्यूब के एंड में फर्टिलाइजेशन होता है और उससे एम्ब्रियो बनता है। अगर स्पर्म की मोटिलिटी बहुत कम है तो वो ये डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और एग से नहीं मिल पाएंगे और उसका एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रह पाएगी। अगर सीमेन रिपोर्ट में स्पर्म की मोटिलिटी कम है तो उसको एस्थेनोज़ूसपर्मिया कहा जाता है। सीमेन रिपोर्ट का तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, यानी कि स्पर्म का आकार। नॉर्मल सीमेन रिपोर्ट में सिर्फ 4% मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। मतलब कि अगर 100 स्पर्म्स में से सिर्फ 4 स्पर्म नॉर्मल शेप के हैं तो उसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। स्पर्म की मॉर्फोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? ऐसा माना जाता है कि नॉर्मल शेप का स्पर्म के अंदर का जेनेटिक मटेरियल यानी कि जेनेटिक बिल्डअप भी नॉर्मल होता है, और अगर ऐसे स्पर्म से प्रेगनेंसी रहती है तो वो प्रेगनेंसी नॉर्मल हो सकती है, यानी कि वो जो गर्भ बनता है वो भी जेनेटिकली नॉर्मल होता है। अगर स्पर्म का शेप ख़राब है यानी कि एबनॉर्मल है तो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो भी एबनॉर्मल हो सकता है, और ऐसे स्पर्म से रही हुई प्रेगनेंसी एबनॉर्मल हो सकती है और इसमें अबॉर्शन के रिस्क भी ज़्यादा होते हैं। इस वजह से स्पर्म की मॉर्फोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। अगर सीमेन सैंपल में स्पर्म की मॉर्फोलॉजी 4% से भी कम है तो उसको टेरेटोज़ूसपर्मिया कहते हैं। अगर स्पर्म की मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है तो उस केस में आगे DFI रिपोर्ट किया जाता है, मतलब कि DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स देखा जाता है कि स्पर्म का DNA कितना डैमेज है। अगर ये DFI ज़्यादा आता है तो 3 से 6 महीना दवाई दे के उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। अगर 3 से 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद भी उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता तो स्पर्म सिलेक्शन की एडवांस टेक्निक यूज़ की जाती है और उससे नॉर्मल स्पर्म को सिलेक्ट किया जाता है और वो स्पर्म को आगे IVF और इक्सी के लिए यूज़ किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पर्म का मिलियंस में प्रोडक्शन क्यों होता है जबकि फीमेल में एग 1 महीने में सिर्फ 1 ही बनता है? तो इसका रीज़न ये है कि जब भी सीमेन इजैकुलेशन के बाद वजाइना में डिपॉजिट होता है
तो वजाइना की pH जो होती है वो एसिडिक होती है, वहाँ पे ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा स्पर्म मर जाते हैं। उसके बाद आता है यूट्रस का सर्विक्स। ये सर्विक्स के अंदर म्यूकस प्रोडक्शन होता है। ये म्यूकस से भी स्पर्म को ट्रैवल करके जाना पड़ता है। इसमें से कई सारे स्पर्म ट्रैवल नहीं कर पाते और उसके बाद यूट्रस का लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और स्पर्म को उसी जगह पहुंचना पड़ता है जिस साइड एग रिलीज़ हुआ है। कई स्पर्म ऑपोजिट साइड चले जाते हैं, ऑपोजिट साइड की ट्यूब पे चले जाते हैं, तो ये स्पर्म्स भी यूज़लेस हो जाते हैं। तो ऐसा समझिए कि जितने भी स्पर्म वजाइना में डिपॉजिट होते हैं उसमें से करीब 90% स्पर्म तो डिस्ट्रॉय ही हो जाते हैं। करीब 10% स्पर्म जो है वो एग तक पहुंच पाते हैं और उसमें भी एक ही स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर पाता है। तो अगर आपके सीमेन पैरामीटर्स ऑलरेडी ख़राब हैं, आपका सीमेन में स्पर्म का काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, मॉर्फोलॉजी कम है, तो ऐसी रिपोर्ट के साथ एक नेचुरल प्रेगनेंसी रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ऐसे में आपको एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिलके आगे का इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। ये तो हमने बात की कि आपकी सीमेन रिपोर्ट है उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे आपका सीमेन रिपोर्ट एक्यूरेट आए उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपका एब्सटिनेंस पीरियड 2 दिन से लेकर 7 दिन तक होना चाहिए। अगर आपका एब्सटिनेंस कम है या बहुत ज़्यादा है तो आपका जो रिपोर्ट है वो एबनॉर्मल आने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो सैंपल प्रोड्यूस करते हैं वो कोई सेंटर पे जाके ही करें। अगर घर पे आप सैंपल प्रोड्यूस कर रहे हैं, घर पे कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो सैंपल को आप विदिन 10 मिनट्स लेबोरेटरी तक पहुंचा दें और ट्रैवलिंग के दरमियान वो जो सैंपल है उसको बॉडी टेम्परेचर पे रखना होता है, मतलब कि आप अपनी पॉकेट पे रख के ले जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर आपको रिसेंटली कोई वायरल फीवर है या कोई बीमारी है तो ऐसे केस में आप अपना सीमेन रिपोर्ट न कराएं, आप रिकवर हो जाएं उसके 1 हफ्ते बाद अपना सीमेन रिपोर्ट करवाएं। और चौथा पॉइंट, अगर एक सीमेन रिपोर्ट आपकी एबनॉर्मल आती है तो उसको कंफर्म करने के लिए 1 हफ्ते के बाद दूसरी एक रिपोर्ट कराना ज़रूरी है। एक रिपोर्ट के भरोसे हम डायग्नोसिस नहीं बना सकते, उसको कंफर्म करने के लिए दूसरी रिपोर्ट करवानी ज़रूरी होती है। और आखिरी पॉइंट, आप अपना जो सीमेन रिपोर्ट है वो कोई स्टैंडर्ड लैब पे जाके ही कराए और हो सके तो आपके आसपास के जो IVF लैब है वहाँ पे जाके आप अपना रिपोर्ट करवाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो की मदद से आपको अपना सीमेन रिपोर्ट समझने में मदद मिलेगी। थैंक यू।